हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। डेट है आज की अक्टूबर 1 2020। तो आज हम कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे, साथ ही जो भी एडिटोरियल आज आए हैं उन एडिटोरियल्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट न्यूज़ है जो अडवाणी 31 अदर्स एक्विटेड इन द बाबरी केस। जो बाबरी डिमोलिशन हुआ था 6 दिसंबर 2020 को, उसमें एविडेंस ना होने की वजह से जो सीबीआई कोर्ट है उन्होंने एक्विट कर दिया है, बरी कर दिया है 31 अदर्स और अडवाणी जी को। इसके बाद सेकेंड न्यूज़ आ रही है जो हाथरस में रेप विक्टिम है, उसकी जो फैमिली है उनका कहना है कि उनकी कंसेंट लिए बिना ही जो पर्सन है, जो विक्टिम है, उसको क्रीमेट कर दिया गया। तो ये एक बरीसम पॉइंट है। देन देयर इज़ अ न्यूज़ विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस बट वी आर रीडिंग दिस। सिनेमा हॉल्स थीम पार्क वुड अलाउड टू ओपन। अब ये सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के प्रोरोगेटिव पे डाल दिया है कि स्टेट से डिसीजन ले कि कब वो आखिर सिनेमा हॉल को ओपन करना चाहते हैं, अक्टूबर 15 ऑनवर्ड्स। आफ्टर दिस नेक्स्ट न्यूज़, SC रिफ्यूजेस टू सिट सिविल सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम अक्टूबर 4। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने यूपीएससी को नोटिस दिया था अबाउट हेल्डिंग ऑफ एग्ज़ाम, बट उन्होंने अब रिफ्यूज़ कर दिया है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को शिफ्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है भरतपुर। जो भरतपुर है वहाँ पे इन द डिस्ट्रिक्ट ऑल द हॉस्पिटल इज़ हैविंग न्यू नेटल चाइल्ड केयर सिस्टम। तो जो 1 मिनट होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो जो गोल्डन 1 मिनट होता है, उस मिनट में उसको ऑक्सीजन सप्लाई दे दी जाती है जिससे कि उसकी लाइफ सेव हो जाती है, बच जाती है। देन यहाँ सेकेंड पेज से सारी पॉलिटिकल न्यूज़ हैं। बस ये फर्मेंटेड लिक्विड टू स्टॉप क्रॉप बर्निंग। अब यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट बात कर रही है कि वो फार्मर्स को फर्मेंटेड लिक्विड देगी जिसको डालने से जो क्रॉप है वो बायोडिग्रेडेबल होता है एक्चुअली, सो वो डिग्रेड हो जाएगा, ऐसा आप गवर्नमेंट का कहना है। अब यहाँ पे जो EPCA है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में बोला है कि जो पैडी है, जो राइस है, उसमें फार्मर्स को 100 रुपीज़ पर क्विंटल का इंसेंटिव मिल रहा है जिससे वो स्टेबल बर्न ना करें। बट ऐसा मानना है इनका कि वो जो इंसेंटिव है वो बायेबल नहीं है लॉन्ग टर्म में, ऐसा सभी को नहीं दिया जा सकता। और उस इंसेंटिव को MSP में ऐड कर दिया गया। पहले तो जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने 28 करोड़ रुपीज़ खुद से फार्मर्स को दिए 2019 में, बट इस साल पंजाब ने सेंट्रल गवर्नमेंट से असिस्टेंस मांगा था। देन नेक्स्ट वन इज़ ये नेशनल डे ऑफ चाइना, उन्होंने पूरा मतलब एक पेज द हिंदू में दिया है। देन सीरो प्रेवलेंस डिप्स इन 25% इन कैपिटल। मतलब जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, जो एंटीबॉडी टेस्ट होता है, उसमें सिर्फ 25% लोगों को ही टेस्ट किया जा रहा है। देन यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हेयर इसके बाद SC आस्क्ड टू पे नहीं। मेन अपना जो सबसे पहला जो आज एडिटोरियल जो है, सबसे पहला है जस्टिस इन रूइंस, जो बाबरी डिमोलिशन केस था उसके बेसिस पे पूरा एक बड़ा आर्टिकल है, उसको अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन ये टाइम टू शिफ्ट द फोकस इन द मैरीटाइम स्पेस, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है रिलेटेड टू इंडियाज स्ट्रेटेजी इन मैरीटाइम। देन ये भी कुछ ऊपर वाले आर्टिकल से ही रिलेटेड है, क्वाड से रिलेटेड। देन इसके बाद इज़ वन लैंग्वेज इनफ, जो वन लैंग्वेज है हिंदी, हिंदी के बारे में ज़्यादा इस आर्टिकल में बात की गई है। द चैलेंज ऑफ चेंजिंग हेल्थ बिहेवियर, और लोगों का हेल्थ बिहेवियर कैसे वर्क करता है, और यहाँ पे लीविंग नो ओल्डर वुमेन बिहाइंड, और ये ओल्डर वुमेन के बारे में है। सबसे पहले आज का कार्टून डिस्कस कर लेते हैं। ये आज के कार्टून में सबसे पहले जो ये बताया है कि जो हाथरस में हुआ उसकी वजह से जस्टिस इज सेट एंड देन बाबरी इज़ ऑल्सो देयर।
सो सबसे पहले अपन सबसे फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ जस्टिस इन रुइंस। तो इंडिया जो बाबरी मस्जिद है उसको, मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देता हूँ बिकॉज ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दिस इन शॉर्ट। 6 दिसंबर के पहले जो चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी थे कल्याण सिंह, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कि कुछ लोग कार सेवा करने आ रहे हैं और देयर विल बी नो प्रॉब्लम विद दैट, और उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा ही किया गया। उसके बाद में पता चला कि जो कुछ पर्सन्स हैं उन्होंने मतलब जो बाबरी मस्जिद है उसको डिमोलिश कर दिया, और इसी के बेसिस पे फिर यूपी में जो गवर्नमेंट है कल्याण सिंह जी की वो चली गई थी। और फिर जो कल जो सीबीआई कोर्ट है उन्होंने ये लॉजिक दिया कि कोई भी जो कॉन्स्पिरेसी है वो इन्वॉल्व नहीं थी, और जो भी कुछ हुआ था वो सारा कुछ सडन था। अब एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है बस इसमें कि इसकी जो केस है उसको देखने के लिए जो कमीशन बना था दैट वाज मनमोहन सिंह लिब्रेहान कमीशन, ये बस आपको याद रखना है इसमें। देन नेक्स्ट इज टाइम टू शिफ्ट फोकस टू द मैरीटाइम स्पेस। अब जो कंट्री है, नॉर्मली इंडिया की बात चल रही है इधर पे, जो इंडिया एक कंट्री है वो ट्रेडिशनली उसकी जो अप्रोच है वो कॉन्टिनेंटल रही है। वी आर इन द कॉन्टिनेंटल अप्रोच ऑलवेज। अपने पास चाइना है नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, देन इस साइड पाकिस्तान है वेस्टर्न साइड में। तो अपनी अप्रोच यही रही है कि अपन चाइना और पाकिस्तान से कैसे डील करें। तो आज उसका जो ये सिस्टम है वो एग्जिस्टेंशनल क्राइसिस फेस कर रहा है, बिकॉज अपने पास इतनी बड़ी मैरी टाइम बाउंड्री है 7,400 किलोमीटर से ऊपर, लेकिन अपना कोई मैरी टाइम स्ट्रेटजी नहीं है। तो इंडियाज़ कॉन्टिनेंटल ग्रैंड स्ट्रेटजी फेसिंग एग्जिस्टेंशनल क्राइसिस, यही उसने राइटर ने आज बात की है। गिवन दैट रिकन्सिलिएशन विद द की एडवर्सरीज चाइना एंड पाकिस्तान, तो चाइना और पाकिस्तान से है कि जो दोनों जो इंडिया के जो दोनों, एक चाइना का लद्दाख के साथ और पाकिस्तान का पीओके के साथ जो टेरिटोरियल क्लेम है वो कभी पॉसिबल हो पाएगा, ऐसा राइटर का कहना है। तो न्यू दिल्ली के जो कॉन्टिनेंटल ऑप्शंस हैं वो सिर्फ इसी बात के लिए बने हैं कि जो टेरिटोरियल लॉस है उसको फर्दर ना होने दिया जाए। अब स्टेट ऑफ जो इंडिया की कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी है, द करंट स्टेज ऑफ इंडियाज कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी इज हार्डली फ्लैटनिंग। चाइना हैज़ बिगिन, तो जो चाइना है उसने इंडिया के साथ बाउंड्री को पुश करना स्टार्ट कर दिया था अर्ली मई में। देन क्वाइट जो बीजिंग है वो एंड करना नहीं चाहता है इंडिया के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको। तो जो पीसफुल इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज नॉर्थ ईस्ट इज नाउ a thing of past with China pushing back New Delhi claim on Askai Chin। जो चाइना है वो न्यू दिल्ली क्लेम जो अस्काई चिन पे करता है उसको भी पुश बैक कर रहा है। न्यू दिल्ली डिफेंडिंग अगेंस्ट बीजिंग एक्सपेंसिव टेरिटोरियल क्लेम एंड देयर स्लो बट अग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन। न्यू दिल्ली जो है वो बीजिंग जो क्लेम कर रहा है उसको तो डिफाई करता है, साथ में उन अग्रेसिव नहीं हो पाता है। चाइना हैज़ क्रॉस द रेड लाइन विद इंडिया एंड LAC विद द चाइना नॉट गोइंग टू बी सेम एवर अगेन। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में इंडिया की बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान के साथ है, और यहाँ पे आए दिन सीज फायर वायलेशन होता रहता है LOC पे। लास्ट ईयर जो है इन्फिल्ट्रेशन हुआ था LOC से टेररिस्ट का। अब क्यों हुआ था वो, बिकॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने दिल्ली में जो है जम्मू एंड कश्मीर की जो पोजीशन है उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया था और फुल स्टेटहुड उसकी अल्टर कर दी थी। तो अब यहाँ पे इंडिया को काउंटर करना है। चाइना और पाकिस्तान जो है वो दोनों साथ में आ रहे हैं कश्मीर के इशू के ऊपर से। तो जियोपॉलिटिकल जो उनका कोई कोल्यूजन है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रेशर कर सकता है दोनों साइड से। देन चेंजेस इन अफ़गानिस्तान में चेंजेस आए हैं क्योंकि जो नाटो की फोर्सेस हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो है उसकी जो फोर्सेस हैं वो अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर रही हैं। तो विड्रॉवल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस स्टेट्स फ्रॉम द अफ़गानिस्तान, लॉस ऑफ फ्रेंड इन द रीजन,
फॉर न्यू दिल्ली का जो फ्रेंड है रीजन में अफ़गानिस्तान, उससे उसके जो टर्म्स हैं वो थोड़े कम हो रहे हैं, रिलेशन कम हो रहे हैं। तो और तालिबान जो है वो रिटर्न आ रहा है अफ़गानिस्तान में, विथ हुम इंडिया हैज़ वेरी लिटिल कॉन्टेक्ट। तो जियो पॉलिटिकल टाइड जो हैं वो न्यू दिल्ली के अगेंस्ट हो सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अफगानिस्तान, द जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया वुड ब्रॉडली कन्वर्ज इन द रीजन। अब जो अगर यूएसए वहाँ से विड्रॉ कर लेता है तो सबसे ज़्यादा उस इंटरेस्ट है वहाँ पे सिर्फ 4 कंट्रीज़ का, चाइना, रशिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान खुद। ब्रॉडली कन्वर्ट्स इन द रीजन द चेंज ऑफ द जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप इन अफगानिस्तान। और ईरान इंडिया रिलेशन जो हैं वो पूरी तरह से डिपेंड करते हैं कि इंडिया का सेंट्रल एशिया मिशन क्यों कैसे रहता है। इंडिया जो है वो उसको इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए था। और सबसे पहला तरीका है कि जो उसके कॉन्टिनेंटल डिलेमा है, जो उसके पास दुविधा है, उससे डील किया जाए। तो न्यू दिल्ली को सबसे पहले जो भी सिचुएशंस हैं उनको सॉल्व करना चाहिए, पाकिस्तान और चाइना से जो भी हैं उसको सॉल्व करना चाहिए। सो इंडिया वुड नीड टू डील विद द कंपैरेटिवली ईजियर पार्ट फर्स्ट। सबसे पहला ईजियर पास्ट है पाकिस्तान फर्स्ट। जो प्रेशर है जो पाकिस्तान से वो ख़त्म हो सकता है अगर इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के क्वेश्चन को इस्लामाबाद से डिस्कस कर ले, और वो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के बेसिस पे। देन मैरीटाइम स्ट्रेटजी एक्सप्लेन। इंडिया की जो मैरीटाइम स्ट्रेटजी है वो अभी ज़्यादा वाइड नहीं है। तो इंडिया जो है वो एक्सेसिव फोकस है कॉन्टिनेंटल स्पेस से, और इंडिपेंडेंस से ही ऐसा है। और इसमें कोई भी इंडिया को ऐसे रिटर्न स्पेशल मिले नहीं हैं। रिटर्न्स इन टर्म ऑफ सिक्योर बॉर्डर, हेल्दी रिलेशन विथ नेबर्स एंड डिटरेंस स्टेबिलिटी विस एडवर्सरीज। अगर कोई एडवर्सरी है तो उसको ऐसा मतलब डराने का काम भी इंडिया ने नहीं किया है। तो इंडिया को अपनी जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है वो अप्रोच है वो शिफ्ट करनी चाहिए कॉन्टिनेंटल से मैरीटाइम स्पेस पे। न्यू दिल्ली जो है वो ऑलरेडी इस टॉपिक पे सोच चुका है, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने जो है वो एक अलग से थिंक टैंक बना दिया है इस डायरेक्शन में, इंडो पैसिफिक, इन अप्रैल 2019। द वर्क इन दिस डायरेक्शन जो है बहुत ही आइडेंटिकल है, मतलब सांकेतिक तौर पे इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल भी है, और इसको बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है जिससे कि नई नई जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं मैरीटाइम स्पेस में उनको भुनाया जा सके। देन देर आर सेवरल रीजन्स बाय मैरीटाइम ग्रेड स्ट्रेटजी वुड वर्क टू इंडियाज़ एडवांटेज वाइल स्टिल स्ट्रगलिंग विद द कॉन्टिनेंटल डिलेमा। जो इंडिया का जो कॉन्टिनेंटल डिलेमा है उसको दूर किया जा सकता है अगर इंडिया मैरीटाइम स्ट्रेटजी के ऊपर थिंक करे। तो जो कॉन्टिनेंटल स्फेयर है वो तो सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के कोल्यूजन से ही इंडिया परेशान है, बट जो मैरीटाइम स्पेस है वो इंडिया के लिए वाइडली ओपन है, ठीक है। और जहाँ से जो है वो अंडरटेक कोलिशन बिल्डिंग, इंडिया जो है वो कोलिशन बिल्ड कर सकता है बहुत सारी कंट्री के साथ, रूल सेटिंग कर सकता है एंड अदर स्ट्रेटेजिक एक्सप्लोरेशन। अब सबसे पहला यहाँ पे राइटर ने बोला है कि एक चीज़ को विजुअलाइज करना है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान और चाइना के बीच में ही फंसा हुआ है अपने कॉन्टिनेंटल पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर देखा जाए तो मैरीटाइम स्पेस में इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकल इमेजिनेशन, मतलब इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में लोकेटेड है इंडियन ओशन में, फ्रॉम द शोर ऑफ अफ्रीका टू दैट ऑफ द अमेरिका। मतलब इंडिया का अगर रीच देखा जाए तो वो अफ्रीका के शोर से लेके अमेरिका के शोर तक पूरा है। तो इससे ग्रेट पावर इंटरेस्ट इंडिया का हो सकता है यहाँ पे। तो इंडो पैसिफिक का जब कॉन्सेप्ट आया तो इससे इंडिया का जो इंटरेस्ट है, इंडिया का जो इसमें इंटरेस्ट है वो और बढ़ गया, और साथ में यूरोपियन अमेरिकन जो इंटरेस्ट है वो भी इसमें नज़र आने लगा है। देन बीजिंग जो है वो अपना जो बुलिंग बिहेवियर है साउथ चाइना सी में जो दिखा रहा है, तो इसके बेसिस पे भी अगर चाइना को पुशबैक करना है तो इसमें इंडिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट काम कर सकता है। और यहाँ पे राइटर ने बताया है
कि जो मैरीटाइम स्पेस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। मैरीटाइम स्पेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज जो चाइना जो है वो लैंड ग्रैब अपॉर्चुनिटी करता है, और उसका जो ट्रेड है, ज़्यादातर जो ट्रेड है 80% जो ट्रेड है वो मैरीटाइम स्पेस से होता है। तो उसको अगर ट्रेड रूट में कोई भी अगर डिसरप्ट किया जाता है तो चाइना का ट्रेड इससे अफेक्ट होगा, और चाइना ये नहीं चाहेगा। तो न्यू दिल्ली के पास ये ऑप्शन है। चाइना की जो सलामी स्लाइसिंग इंडियन टेरिटरी को लेने की जो स्ट्रेटजी है हाई हिमालयाज़ में, सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, उसमें जो चाइना है वो थोड़ा आगे आता रहता है हर साल, और फिर पीछे वाली जो टेरिटरी उसने ली है उसको अपना बताता रहता है। ये चाइना की सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी है हर कंट्री के साथ। तो अब यहाँ पे इंडिया को थिंक बियॉन्ड द डिवीज़न, तो न्यू दिल्ली के लिए अपना जो फोकस है वो कॉन्टिनेंटल स्पेस से मैरीटाइम स्पेस में लाना चाहिए, और इंडिया को एक बहुत मैरीटाइम ग्रैंड स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो इंडो पैसिफिक डिवीज़न है वो इसके लिए बहुत ही अच्छा स्टार्ट है। और जो क्वाड मीटिंग होनी है जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया की, वो भी मिनिस्टेरियल लेवल पे सेकेंड जो मिनिस्टेरियल लेवल पे होनी है जापान में। तो न्यू दिल्ली जो है वो सही रहेगा अगर ये वाले काम करते हैं तो। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ ऑन द क्वाड डिफाइन द आइडिया चार्ट अ पाथ। यहाँ पे राइटर ने क्वाड के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल दिया है। जो क्वाड की जो सेकेंड मिनिस्टेरियल मीटिंग है वो जापान में हेल्ड होने वाली है, और जो क्वाड है वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से अमेरिका जो है वो एक तरह से यूनिपोलर मूवमेंट एंजॉय कर रहा है। और अमेरिका का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने ये बिलीव किया कि ये समहाउ जो है वो चाइना को परसुएट कर सकता है रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर बनने के लिए, और जो चाइनीज़ है वो अमेरिका की जो गुडविल है उसको ब्रेक नहीं करेंगे। नॉर्थ कोरिया के साथ अमेरिका का न्यूक्लियर इशू, और ईरान के साथ और वॉर एंड टेरर, और जापान और ऑस्ट्रेलिया भी चाइना के साथ में ही राइड कर रहे थे। तो चाइना ने सबसे पहला जब क्वाड ग्रुप बनने का हुआ तो चाइना ने उस पर रोक लगाने की कोशिश की। जो चाइना है उसने बोला कि द चाइनीज़ हाउएवर, उन्होंने लेबल किया कि ये जो आपका क्वाड ग्रुप है ये एक तरह का दूसरा नोटो है, एशियन वर्जन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो चाइना का जो नेवल एक्सपेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा है इंडो पैसिफिक रीजन में। चाइना जो है वो शिप बिल्डिंग कर रहा है, नेवल बिल्डिंग अप कर रहा है, माइट स्लिप अंडर द रडार, और जो उसका ये वाला सिस्टम है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो कॉन्टिनेंटल चैलेंजेस, इसके कॉन्टिनेंटल चैलेंजेस भी हैं रशिया से, अफ़गानिस्तान एंड ईरान, एंड वुड नॉट लुक सीवर्ड। तो जो क्वाड है वो जैसे ही आया, चाइना के पास इन कॉन्फिडेंस टू रिवील इट्स हैंड इन एडवांस अ न्यू क्लेम द 9 लाइन इन द साउथ चाइना सी। दो चाइना क्वाड जो 0.1 है वो अपना फ्रेम अच्छे से नहीं ले पाया, लेकिन जब चाइना ने अपना क्लेम किया 9 लाइन पे जो कि साउथ चाइना सी में है, और जब उन्होंने छोटी मोटी जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि फ़िलीपींस हैं और अदर कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, तो इसके बेसिस पे फिर क्वाड जो है वो और परफेक्ट हो गया। मतलब क्वाड को बनाना बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी हो गया है, ऐसा यहाँ पे राइटर का कहना है। देन इसके बाद इज़ वन लैंग्वेज इनफ। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले राइटर ने इंडोनेशिया का एग्ज़ाम्पल दिया है कि इंडोनेशिया जो है सबसे पहले जब वहाँ पे आज़ाद हुआ तो उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज है उसको मलय को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा, और 300 जो एथनिक ग्रुप हैं वो एक साथ आ गए और उन्होंने अपनी लैंग्वेज जो है वो मलय कर ली। देन इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया की, उसमें जब डिबेट हो रही थी कि किस लैंग्वेज में आखिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना चाहिए,
और किस लैंग्वेज में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स जो हैं वो हेल्ड होनी चाहिए। तो जो कुछ मेंबर्स नॉर्थ इंडिया से थे ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि हिंदी में होनी चाहिए, और उन्होंने ये तक बोला कि जिन लोगों को हिंदी नहीं आती उनको इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में वो नहीं बैठ सकते। तो इसी के बेसिस पे ये आर्टिकल है। यहाँ पे बताया गया है कि जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो आ रहा था इंडिया के इम्पोजिशन, इंडिया में हिंदी के इम्पोजिशन को लेके, तो उसी के बेसिस पे फिर जो है लैंग्वेज एक्ट आया 1963 में। उसके बाद विच प्रोवाइडेड कि कोई भी जो मतलब इंग्लिश जो है वो सारे ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती रहेगी, लेकिन जो हिंदी है वो 1965 से यूनियन गवर्नमेंट ने ये स्टेट के लिए फ्री कर दिया कि वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो मीनवाइल द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू इनकरेज द स्प्रेड ऑफ हिंदी, जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने हिंदी को बढ़ाया। अब ये यहाँ पे जो राइटर है वो बता रहा है कि जो हिंदी स्पीकर्स हैं वो आईटी और कम्युनिकेशन और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से साउथ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये देखा गया कि हिंदी बोलने वाले साउथ में भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट अपन को इन्फॉर्मेशन दी है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001, इंडिया जो है उसके पास 30 जो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके जो स्पीकर्स हैं वो 1 मिलियन प्लस पीपल हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना 8th शेड्यूल है उसमें सिर्फ 22 लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन यहाँ तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो शेड्यूल से बाहर रखी गई हैं। अगर उनको इंक्लूड कर दिया जाता है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है तुलु लैंग्वेज का जिसके 1.8 मिलियन पीपल हैं, और उसका जो इंस्क्रिप्शन है, जो उसका रिटन रिकॉर्ड है वो 14-15 सेंचुरीज़ में जाते हैं, और ये रिफाइंड लैंग्वेज है। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका जो चार्म है, जो लोग इसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे इसको प्रिजर्व नहीं किया गया, तो ये जो लैंग्वेज है वो फिर नहीं रहेगी। इस तरह से यहाँ पे राइटर का ये कहना है। देन यहाँ पे लीविंग नो ओल्डर वुमेन बिहाइंड, इसमें सीधी सी बात यह है कि इंडिया में जो सिस्टम वो कुछ इस तरह से है कि जो वुमेन है उसकी शादी अर्ली एज में कर दी जाती है, मैरिज अर्ली एज में कर दी जाती है, तो उसकी एज उसके हस्बैंड से बहुत ही कम होती है। तो इसके बेसिस पे अगर हस्बैंड की मौत हो जाती है तो वाइफ बहुत ही जल्दी विडो हो जाती है। तो इससे प्रॉब्लम अराइज ये होती है कि जो वाइफ है, जो लेडी है, जो वुमेन है, उसको खुद से सब कुछ करना पड़ता है। तो इसके बेसिस पे उसको प्रॉब्लम होती है। और अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि उसके एजुकेशन के लिए कुछ करे, और जो जब वो एक एडल्ट हो जाए 18 ईयर्स से अब, तभी उसकी मैरिज हो, और प्रेगनेंसी रिलेटेड ध्यान रखा जाए, हेल्थ रिलेटेड ध्यान रखा जाए, तो हो सकता है इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो दैट्स ऑल इन टुडेज एडिटोरियल डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।